नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राशिद है और ये कहानी मेरे और मेरे परिवार की है, जो आज हमारे दिलो दिमाग में गहरी छाप छोड़ चुकी है। ये बात लगभग 6 साल पुरानी है। तब मैं सिर्फ 19 साल का था और हाई स्कूल का स्टूडेंट था। मेरे अब्बू का नाम हाफिज अहमद है। वो बहुत मेहनती और सादगी पसंद इंसान है। हम लोग तब एक रायबरेली के एक पुराने मोहल्ले में किराए के छोटे से घर में रहते थे। घर में जगह कम थी और हर महीने का किराया देना अब्बू के लिए मुश्किल हो रहा था। अब्बू का सपना था कि हमारा खुद का एक मकान हो, जहां हम बिना किसी चिंता के सुकून से रह सके। उन्होंने कई साल तक पैसे जोड़े थे। उसी बचत से उन्होंने गांव के किनारे एक पुराना मकान खरीदा। ये मकान बहुत बड़ा था, चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। मकान के अंदर आंगन था और उसके चारों तरफ कमरे थे। जब पहली बार हमने उस मकान को देखा तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची छतें और आंगन के एक कोने में पुराना सा पेड़। जगह खुली खुली थी और गांव का शांत माहौल हमें बहुत भाया। मुझे याद है, आयशा, मेरी छोटी बहन, आंगन में दौड़ दौड़ कर खेल रही थी और बार बार कह रही थी, भाईजान, अब्बू ने कितना अच्छा घर लिया है। मकान गांव के एक सुनसान हिस्से में था। पास के सिर्फ 2-3 घर थे, बाकी चारों तरफ खाली जमीन और खेत थे। मकान के पीछे घना बगीचा था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती थी। गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि यह मकान काफी समय से खाली पड़ा है, क्योंकि यहां रहने वाले पिछले मालिक इसे अचानक छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब्बू ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि लोग पुरानी चीजों को अक्सर अफवाहें फैलाई देते हैं। घर के अंदर पहले दिन मैंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। दिन में तो सब ठीक लगता था, लेकिन शाम होते ही मकान का हर कोना जैसे चुप हो जाता। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी हमारी बात को सुन रही हों। आखिरकार हम उस मकान में रहने चले गए। पहले के 4 महीने बहुत अच्छे से बीते। मकान नया नया था और हम सब उसे अपने तरीके से सजाने में लग गए। मैंने अपने कमरे में दीवारों पर पोस्टर लगाए और आयशा ने आंगन में अपने लिए एक झूला बांध लिया। अम्मी भी इस मकान से खुश थी, क्योंकि रसोई बड़ी और हवादार थी। अब्बू अक्सर कहते, देखो, अब हमारा अपना घर है, अल्लाह का शुक्र करो। हम सब बहुत खुश थे कि अब हमें किराए के झंझट से छुटकारा मिल गया। लेकिन हमें क्या पता था कि जिस घर को हम अपने सपनों का ठिकाना समझ रहे हैं, वो हमारे लिए एक डरावनी हकीकत बन जाएगा। एक रात 2:30 बजे के करीब मेरी नींद अचानक खुल गई। उस समय पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। सर्दियों के दिन थे और ठंड की वजह से सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। मैं अपनी रजाई में दुबका हुआ था जब अचानक मुझे छत से किसी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज और साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से छत पर इधर उधर घूम रहा हो। कदमों की आवाजें कभी धीमी हो जाती तो कभी तेज। कभी ऐसा लगता जैसे कोई एक जगह रुककर खड़ा हो गया है और फिर चलने लगा है। जब मैंने अपनी सांसों को रोककर ध्यान से सुना तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बिस्तर से उठने की हिम्मत तो की, लेकिन अंधेरे का ख्याल आते ही फिर से लेट गया। मुझे याद है, मैंने खुद को दिलासा दिया था कि शायद कोई बंदर होगा, क्योंकि रायबरेली क्षेत्र में बंदरों की तादाद कुछ ज्यादा ही है। लेकिन एक बात अजीब थी, वो आवाजें सामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान भारी जूतों के साथ छत पर टहल रहा हो। फिर मैंने रजाई में सिर ढक लिया और सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंखें बंद तो थी, लेकिन दिमाग में छत की उन आवाजों की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। किसी तरह मैंने खुद को समझाकर उस रात सो गया, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी रह गई। मुझे क्या पता था, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में मेरे डर का ये सिलसिला
अब और गहरा होने वाला था। अगली रात फिर वही हुआ। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड के कारण रज़ाई में सिकुड़ा हुआ था। रात के करीब 2:30 बजे फिर से वही आवाज़ें शुरू हो गई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा साफ और तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा हो, लेकिन इस बार उन कदमों के साथ साथ किसी चीज को खींचने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। घर के अंदर सब कुछ शांत था। घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन छत की वो खींचने और घसीटने की आवाजें इस सन्नाटे को बार बार तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर किसी भारी चीज को घसीट रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये मेरा वहम है, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि इस बार डर ने मेरी सोचने समझने की ताकत को हिला दिया। मुझे यकीन हो गया कि छत पर जरूर कोई है। डर के मारे मैंने अपनी अम्मी को धीरे धीरे हिलाया। अम्मी, उठो ना, सुन रही हो? छत पर शायद कोई है। अम्मी नींद में थी, लेकिन मेरी आवाज सुनकर धीरे धीरे उठ गई। उन्होंने आंखें मली और कुछ पल के लिए मेरा चुपचाप मेरी बात सुनती रही। मैंने फिर कहा, अम्मी सुनो ना, ये आवाजें कैसी है? जैसे कोई छत पर चल रहा हो और कुछ खींच भी रहा हो। अम्मी कुछ पल पहले चुप रही, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सो जाओ बेटा, कुछ नहीं है, शायद आवाजें बाहर से आ रही होंगी। मैंने अम्मी की बात मानने की कोशिश की, शायद वो सही कह रही हो। फिर मैंने खुद को दिलासा दिया कि उन आवाजों का अनसुना कर दिया, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात अटक गई थी कि यह आवाजें सामान्य नहीं है। मैंने रजाई में वापस घुसकर सोने की कोशिश की। अम्मी भी धीरे धीरे फिर से सो गई, लेकिन छत की वो आवाजें वे अब भी आ रही थी। उस रात में भले ही आंखें बंद करके लेटा रहा, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, अगर छत पर कोई है तो वो आखिर कौन है? अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। हर रात लगभग 2:30 बजे छत पर किसी के चलने और कभी कभी किसी चीज को खींचने की आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी साफ थी कि अब इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मैंने कई बार अम्मी से इस बारे में कहा, लेकिन वो हर बार मुझे दिलासा देती, कुछ नहीं है बेटा। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर घर कर चुका था। कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। आखिरकार एक दिन मैंने अब्बू से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मैंने अब्बू को रोक कर कहा, अब्बू, हमें कुछ करना चाहिए। हर रात छत पर से आवाजें आती है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, हमें छत पर जाकर देखना चाहिए। अब्बू ने मेरी बात को पहले हंसी में उड़ा दिया, अरे बेटा, ये पुराना घर है, यहाँ ऐसी आवाजें आना आम बात है। हवा, छत की लकड़ियां और शायद बिल्ली बंदर, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। लेकिन मैंने जोर देकर कहा, अब्बू, मैंने खुद सुनी है ये आवाजें, ये हवा नहीं है, प्लीज चलो और देखो। मेरी जिद के आगे आखिरकार अब्बू मान गए। उन्होंने सोचा कि एक बार जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है। उस रात जब आवाजें फिर से शुरू हुई तो मैं, अब्बू और मेरी छोटी बहन आयशा तीनों छत पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब्बू ने हाथ में एक पुरानी सी टॉर्च ली, जिसकी रोशनी उतनी तेज नहीं थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह मेरे गले तक आ जाएगा। आयशा भी डरी हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हमने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में छत का वो रास्ता अजीब और डरावना लग रहा था। जैसे ही हमने छत का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर पड़ा। छत पर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन वहां का नजारा बेहद अजीब था। जो सामान हमने पहले एक कोने में सलीके से रखा था, वो अब दूसरी जगह बिखरा हुआ पड़ा था। पुरानी चारपाई, लोहे का एक पुराना डिब्बा और कुछ बर्तन सब इधर उधर फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें घसीटकर दूसरी जगह रख दिया हो।
ये सामान यहाँ कैसे पहुंचा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अब्बू भी कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी सोच रहे हो कि आखिर ये सब कैसे हुआ। हमने टॉर्च की रोशनी से हर कोना देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। ना तो कोई इंसान, ना ही कोई जानवर। सब कुछ खाली था। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें छिप कर देख रहा हो। अब्बू ने कुछ नहीं कहा, बस वो इधर उधर नजर घुमाते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, चलो नीचे चलते हैं। हम सब चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आ गए। लेकिन उस रात के बाद यह हमारे डर और बेचैनी ने और गहराई पकड़ ली। हमें यकीन था कि इस घर में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं होगा। और इसके बाद अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। कभी कभी हमें रात में छत से किसी के चलने की ही नहीं, बल्कि धीमी धीमी बात करने की आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई दो लोग आपस में फुसफुसा रहे हो। आवाजें इतनी साफ थी कि हमें यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी कि यह महज वहम नहीं, कुछ और है। लेकिन जब भी हमें मन जुटाकर छत पर जाकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरीके से बदलने लगा। अम्मी अब सूरज ढलने के बाद किचन में जाने से भी डरने लगी। उन्होंने हर जगह कुरान शरीफ की आयतें पढ़ना फूकना शुरू कर दिया। आयशा हमेशा सहमी सहमी रहती। वो अब अकेले कमरे में बैठने से भी डरने लगी थी। हम सब इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। अब्बू भी पहले इन बातों को नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। आखिरकार एक दिन अब्बू ने फैसला किया कि हमें इस बारे में किसी मौलवी से बात करनी चाहिए। उन्होंने गांव के एक नामी मौलवी साहब के बारे में सुना था, जो ऐसे मामलों में काफी अनुभवी माने जाते थे। हम सब के लिए यह फैसला एक उम्मीद की तरह था। अगली सुबह अब्बू मुझे और अम्मी को लेकर मौलवी साहब के पास गए। उनका घर गांव की मस्जिद के पास था। मौलवी साहब एक गंभीर और बुजुर्ग शख्स थे, जिनकी आवाज में एक अलग अलग ही रौब था। अब्बू ने उन्हें पूरी बात बताई, कैसे छत से आवाजें आती है, सामान इधर से उधर हो जाता है, और अब तो फुसफुसाहटों की आवाजें भी सुनाई देने लगी है। मौलवी साहब कुछ देर तक ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग जिस घर में रह रहे हो वहां कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है, लेकिन हमें इसे अच्छे से जांचना पड़ेगा। इसके बाद मौलवी साहब ने कहा, जाओ अपने घर की थोड़ी मिट्टी लेकर आओ। उस मिट्टी से मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर यह मामला क्या है। फिर अब्बू ने तुरंत मुझे घर जाकर मिट्टी लाने को कहा। मैं डरते डरते घर लौटा। घर का आंगन उस वक्त और भी डरावना लग रहा था। मैंने जल्दी से एक कोने में थोड़ा सा गड्ढा खोदा और वहां से मिट्टी निकाल ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर मैं मिट्टी लेकर मौलवी साहब के पास लौटा और उनके हाथों में थमा दिया। मौलवी साहब ने मिट्टी को ध्यान से देखा और उस पर कुछ आयतें पढ़कर फूका। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठे रहे, जैसे किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर उन्होंने सिर उठाकर कहा, तुम लोग जिस घर में रह रहे हो वो घर साफ नहीं है। उस जगह किसी बुरी और अजीब ताकतें मौजूद हैं। ये ताकतें उसी मिट्टी से जुड़ी हुई है जिस पर वो घर बना है। हो सकता है पहले वहां कुछ ऐसा हुआ हो जो भी उस जगह को बांध कर रखा हुआ है। उनकी बात सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारा डर वाकई किसी ठोस वजह से था। मौलवी साहब की बातों ने हमारे भीतर और भी सवाल खड़े कर दिए थे। अब आगे क्या करना है ये तय करना अब उनकी जिम्मेदारी थी। अगले दिन मौलवी साहब रात के लगभग 8 बजे हमारे घर आए। उस वक्त घर का माहौल बेहद गंभीर और डरावना था। जैसे ही सूरज ढलता घर की हर एक चीज रहस्यमयी लगने लगती थी। मौलवी साहब अपने साथ एक बड़ा थैला लेकर आए, जिसमें कुछ दवात, अगरबत्ती और कुरान शरीफ थी। उनके आने से हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अब भी हमारे दिलों में था।
उन्होंने सबसे पहले हमें कमरे में इकट्ठा किया और कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुम सब मेरे हुक्म का पालन करना। इसके बाद उन्होंने अपने थैले से कुरान शरीफ निकाली और आयतें पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज़ में गूंज और विश्वास था। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द से कोई शक्ति जाग रही हो। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की, छत से अचानक जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ को घसीट रहा हो या गुस्से में इधर उधर भाग रहा हो। आवाज़ें इतनी तेज थी कि हमारे दिल दहशत से भर गए। आयशा ने अम्मी का हाथ पकड़कर कसकर पकड़ लिया और मीटर से अपनी जगह पर जम गया। अब्बू ने घबराकर मौलवी साहब से पूछा, ये क्या हो रहा है? मौलवी साहब ने शांत रहते हुए कहा, डरो मत, ये वही चीज़ है जो यहाँ बसी हुई है। मैं इसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सब कमरे में रहो, बाहर मत जाना। मौलवी साहब ने अगरबत्ती जलाई और कुछ आयतें पढ़ते हुए छत की ओर बढ़े। उनके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। वो अकेले छत पर चले गए और हम सब अंदर कमरे में सिमट कर बैठ गए। छत पर उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रहे हो या उसे आदेश दे रहे हो। हम सब की सांसें डर की वजह से थमी हुई थी। छत से कभी उनकी आवाज़ें आती तो कभी कुछ गिरने की और खींचने की। अचानक एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि अम्मी ने घबराकर आयशा को अपने सीने से चिपका लिया। करीब आधे घंटे बाद मौलवी साहब नीचे आए। उनके चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें थी और उनका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। उनकी आंखें ये साफ जाहिर कर रही थी कि जो कुछ भी उन्होंने ऊपर देखा और महसूस किया वो बेहद डरावना था। उन्होंने अब्बू की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह जगह सही नहीं है। यहाँ कोई आत्मा भटक रही है। यह आत्मा बहुत समय से इस जगह पर है और इसने इस जगह को अब अपना ठिकाना बना लिया है। मैंने इसे शांत करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जाएगी। यह आत्मा बहुत बुरी है और इसका यहाँ रहना तुम्हारे परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब्बू ने कांपते हुए पूछा कि क्या कुछ और नहीं किया जा सकता? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जो भी कुछ कर सकता था वो कर दिया, लेकिन यह आत्मा यहाँ से पूरी तरह नहीं जाने वाली। मेरा सुझाव यही है कि तुम लोग यहाँ ये घर छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके और इस जगह से दूर चले जाओ, वरना ये चीज़ें तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। मौलवी साहब के शब्द सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घर जो कभी हमारे सपनों का ठिकाना था, अब हमारे लिए डर और आतंक का अड्डा बन चुका था। अब्बू का चेहरा गंभीर हो गया। हम सब जानते थे कि अब यहाँ रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मौलवी साहब ने हमें दुआएं दी और कहा कि हम अल्लाह से मदद मांगे और जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह तलाशें। उस रात कोई भी नहीं सो पाया। घर के हर कोना डरावना लग रहा था और छत से आती आवाज़ें अब और भी ज़्यादा खौफनाक प्रतीत हो रही थी। यह फैसला करना कि हमें यह घर अब छोड़ना पड़ेगा हमारे लिए बेहद कठिन था, लेकिन शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। उस घटना के बाद हमने फैसला किया कि अब इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। 3 दिनों के अंदर ही हमने उस घर को खाली कर दिया और पास के मोहल्ले में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। मगर वो घर और ज़मीन हमारी अपनी थी। उसे यूं ही वीरान छोड़ देना हमें मंजूर नहीं था। इतने बड़े प्लॉट को यूं बर्बाद होने देना सही नहीं लगता था। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उस ज़मीन पर मोबाइल टावर लगवा दिया जाए। मैंने ये बात अब्बू से की। पहले तो उन्होंने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उन्हें भी ये सुझाव पसंद आया। कुछ ही समय बाद हमने टावर कंपनी से बात की और सारी प्रक्रिया पूरी की। आज वहाँ एक बड़ा मोबाइल टावर खड़ा है जो हमारी आय का जरिया बन गया है और हमने एक छोटी लेकिन शांत और सुरक्षित जगह पर अपना नया घर खरीद लिया है। अब जब भी उस पुराने घर की याद आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन रातों की आवाज़ें और डर का वो एहसास
आज भी मेरे दिल में कहीं छुपा हुआ है। मगर एक बात साफ है, उस खौफनाक अनुभव ने हमें एक नई शुरुआत करने की ताकत भी दी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।